गुड इवनिंग स्टूडेंट, डेली एज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं राहुल वर्मा आज आपके साथ एक विषय पर चर्चा करना चाहूंगा। भारतीय इतिहास का प्राचीन भारत का जो पार्ट है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो हमें पता चलता है कि मगध एक महाजनपद का रूप था और एक शक्तिशाली महाजनपद था। वो मगध महाजनपद शक्तिशाली कैसे हुआ और अन्य महाजनपद को उसने कैसे परास्त किया, इस पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे मगध साम्राज्य के उदय का कारण को। चलिए चलते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा मगध साम्राज्य के उदय का कारण। मगध साम्राज्य के उदय का कारण, ठीक है। रीजन फॉर राइज ऑफ मगध डायनेस्टी, ये मेन टॉपिक है। ये मुख्य परीक्षा के संबंध में भी आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है और प्रारंभिक परीक्षा या फिर प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी आपका फैक्चुअल चीज़ें इसमें से पूछी जा सकती है। तो पहला चीज़ अपन चर्चा कर रहे हैं, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। पहला चीज़ देखेंगे अपन भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में क्या की चर्चा करनी है, तो भौगोलिक स्थिति में हम मगध क्षेत्र को देखेंगे कि मगध क्षेत्र कहाँ पर स्थित है उसको देखते हैं। तो जियोग्राफिकल हम कंडीशंस की बात करेंगे, साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे दूसरा जो पॉइंट है राजनीतिक स्थिति की, कि राजनीतिक ऐसी स्थिति क्या थी जिससे कि मगध महाजनपद दूसरे महाजनपद से आगे बढ़ गया। दैट मीन्स पॉलिटिकल कंडीशंस की चर्चा करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट हैं। इस पॉइंट के बेस पे आप मुख्य परीक्षा में जो क्वेश्चंस आएंगे, बड़े क्वेश्चन जो बनते हैं इस बेस पे बन सकते हैं और इसमें जो फैक्चुअल चीज़ें आएंगी उन सब चीज़ को आपको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग आपको याद करते चलना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो चर्चा करते हैं। पहला जो टॉपिक आ गया मगध के उदय के कारण में भौगोलिक स्थिति का क्या रोल है, रोल ऑफ आपका जियोग्राफिकल कंडीशन, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो भौगोलिक स्थिति की दशा या भौगोलिक स्थिति या फिर हम बोल सकते हैं इसको दशा, क्या चीज़ की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो मगध क्षेत्र का, मगध क्षेत्र को आपको याद रखना है कि भारत के बिहार राज्य में मगध क्षेत्र आता है। तो उस समय भी मगध का जो क्षेत्र था वो बिहार राज्य में था। ये मगध है मान के चलिए। और मगध क्षेत्र को 5 दिशाओं से, 5 डायरेक्शन से आपकी पहाड़ियाँ घेरी हुई थी, हिल्स घेरे हुए थे। तो पहला चीज ये पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र था। पहाड़ियों से क्या था, ये घिरा क्षेत्र था। दैट में सराउंडेड बाई 5 हिल्स, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। इसमें से जो पहाड़ी अगर बात करेंगे, मगध की बात करते हैं, तो आपका एक आ जाएगा स्वर्णगिरी की पहाड़ी आ जाएगा आपका, ठीक है। आपका विपुलगिरी की पहाड़ी आ जाएगा, भोरगिरी की पहाड़ी। ये 5 पहाड़ियों से जो घिरा क्षेत्र आया जाएगा, ये मगध महाजनपद का क्षेत्र था। अन्य महाजनपद में क्या व्यवस्था थी, भौगोलिक स्थिति कैसे थी, तो हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कुरु महाजनपद को या अंग महाजनपद को देखते हैं। तो अंग जो महाजनपद था, मान के एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, अंग महाजनपद जिसकी राजधानी थी चंपा, ठीक है। तो अंग महाजनपद के जो क्षेत्र था, भौगोलिक स्थिति थी, ऐसा क्षेत्र नहीं था। इसका फायदा क्या हुआ मगध महाजनपद को, तो मगध महाजनपद को फायदा आपको दिखेगा। तो ये 5 पहाड़ियाँ जो घिरी हुई हैं, तो इस प्रकार से ये एक फोर्टिफाइड एरिया हो गया, फोर्टिफाइड रीजन या फिर एरिया हो गया। यानी कि फोर्टिफाइड यानी कि कहीं ना कहीं ये दुर्गीकृत नजर आता था, दुर्गीकृत क्षेत्र हो गया। दुर्गीकृत क्षेत्र होने का फायदा क्या हुआ, इसको लाभ क्या हुआ कि अन्य जो महाजनपद अगर आक्रमण करना चाहेंगे मगध पे, तो वो आक्रमण करने से पहले एक बार सोचेंगे, क्योंकि इन 5 पहाड़ियों को ही पार करके मगध तक पहुंचा जा सकता था। ये चीज़ हुई भौगोलिक स्थिति की। अगर बात करेंगे तो दूसरी और क्या स्थिति है कि जिसके कारण मगध आगे बढ़ा, और इसी भौगोलिक स्थिति में हम बात करते हैं नदियों की। किनकी बात करेंगे, नदियों की बात करते हैं। तो नदियों में आ जाएंगे गंडक नदी आ जाएगा, सोन नदी आ जाएगा, ठीक है, गंगा नदी। तो गंगा नदी, गंडक नदी और सोन नदी से क्षेत्र ये घिरा हुआ था, नदियों का ये क्षेत्र था जो घिरा हुआ था। और इन नदियों के पानी का उपयोग हम कृषि कार्य में या फिर एग्रीकल्चर या फार्मिंग में हम करते थे।
आगे चल के चर्चा करेंगे। तो ये जो आपके भौगोलिक स्थिति में आप देख रहे हैं कि ऐसी जो व्यवस्था बनी हुई है मगध के लिए, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, 3 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो इस आधार पे अगर अन्य महाजनपद की तुलना किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो अन्य महाजनपद के पास ऐसी अरेंजमेंट या फिर सिस्टम या फिर पद्धति या फिर व्यवस्था नहीं थी। अब इसमें चर्चा करते हैं जो मेंस के पर्पस से कि नदियों का क्या रोल था और आपका क्षेत्रों का क्या रोल था। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नदियों की, रिवर्स की बात किया है। रिवर्स का रिलेशन किससे? आपका वाटर से है, ठीक है, वाटर यानी कि पानी से। और मगध महाजनपद के क्षेत्र में 3 नदियां आपको अभी उदाहरण के तौर पे हमने देखा। तो ये जो पानी का उपयोग ये करते थे, तो पानी का उपयोग काहे के लिए कर रहे हैं? पानी का उपयोग एग्रीकल्चर फील्ड में किया जा रहा है, और एग्रीकल्चर का रिलेशन भी किससे? आपका इरिगेशन से है, यानी कि सिंचाई से है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब सिंचाई की यहाँ पर उत्तम व्यवस्था हो गई है, क्योंकि नदियों का पानी का उपयोग ये सिंचाई में, इरिगेशन में कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको पता चल रहा है कि इरिगेशन किसके लिए यूज़ हो रही है, तो एग्रीकल्चर। या और एग्रीकल्चर किससे संबंधित है? तो फार्मिंग, यानी कि कृषि आपका किससे संबंधित है? फार्मिंग से संबंधित है। अब ये फार्मिंग का संबंध और आगे क्या चीज़ होता है? फार्मिंग से याद रखना है कि मगध का जो क्षेत्र था, मगध का क्षेत्र एक उपजाऊ भूमि थी, या उपजाऊ यहाँ पर क्या था? आपका जमीन था। उपजाऊ जमीन यानी होता है फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ जमीन, थोड़े से पानी की जरूरत और आपकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ सकती थी। तो यहाँ पर मगध में जितने भी साम्राज्य आए, उन्होंने इस उपजाऊ जमीन का प्रयोग किया और इस पानी का प्रयोग किया। उपजाऊ जमीन का प्रयोग करके यहाँ पर जो सिंचाई करके इन्होंने फसलों का उत्पादन किया, उसमें अधिक उत्पादन हुआ। एक चीज़ याद रखना है, क्या हुआ? आपका अधिक उत्पादन। इसी अधिक उत्पादन को हम सरप्लस प्रोडक्शन के रूप में जान सकते हैं। सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है। अब इस सरप्लस प्रोडक्शन को वहाँ के डायनेस्टी के रूलर्स कैसे यूज़ करेंगे? तो 2 तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, मान लीजिए मगध साम्राज्य में कोई रूलर है, कोई शासक है, ठीक है, तो इस सरप्लस प्रोडक्शन का वो यूज़ जो होता है वो आपका टैक्सेशन में करेगा। एक चीज़ को याद रखना है, कर का निर्धारण करने में, कर लेने में करेगा। और इस कर लेने का प्रयोग किस में करेगा? 2 चीज़ में कर सकता है। एक तो उसकी रेवेन्यू जनरेट होगी, रेवेन्यू राजस्व बढ़ेगा, और दूसरी चीज़ इसी कर का प्रयोग वो किस में करेगा? आपका मिलिट्री पर्पज से करेगा। मिलिट्री यानी कि आपका सैन्य, ठीक है, उपयोग के लिए किया करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका महत्व, रिवर का आपका इम्पोर्टेंस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो पहले चीज़ याद रखना है कि फार्मिंग के लिए यूज़ हुआ। दूसरा चीज़ याद रखना, फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ ज़मीन है, और उपजाऊ ज़मीन से ही यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर समझना है कि आम जनता की यहाँ पर स्थायी जिंदगी होगी, जो जगह चेंज कर करके या स्थान को परिवर्तित कर करके अपना जीवन यापन करते थे, वो यहाँ पर स्थायी जीवन यहाँ पर दिखाई दिया। स्टेबिलिटी आ गई लाइफ में, और रूलर्स को भी फ़ायदा हुआ कि टैक्सेशन का वो काम प्रॉपर तरीके से होने लगा। और इस टैक्सेशन का काम जब हुआ है तो आपको दिखा होगा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और उसका प्रयोग भी कहाँ किया जा रहा है? मिलिट्री में किया जा रहा है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि इस आम जनता से ही निकलने वाले सैनिक थे, सोल्जर्स थे। तो जब स्थायी जीवन हो जाएगा, सरप्लस प्रोडक्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर जो सोल्जर्स थे वो पावरफुल सोल्जर थे, शक्तिशाली सैनिक भी थे। तो मगध के पास शक्तिशाली सेना थी। शक्तिशाली सेना होने के कारण आपका यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट या अपनी योग्यता के आधार पर होता था, सैनिक जो जाते थे वो भी शक्तिशाली या पावरफुल दिखाई देते थे। तो ये जो रीज़न आ गया आपका, रिवर का बात किया मैंने इसके पहले बात किया हमने 5 पहाड़ियों का। तो 5 पहाड़ियों से जब भी घिरा हुआ क्षेत्र होगा, तो उसमें कोई दूसरा महाजनपद अगर आक्रमण करना चाहेगा तो एक बार सोचने की जरूरत करेगा। अन्य महाजनपद के पास ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। हालांकि मगध महाजनपद के बाद अवंती एक ऐसा महाजनपद था जो भी शक्तिशाली दिखाई देता था, और उससे सत्ता का संघर्ष या फिर आपका द्वंद्व बना हुआ आगे चल के 15 से 16 वर्षों तक द्वंद्व मगध का अवंती के साथ बना रहा। ये आपके कारण जो हुए, ये मैंने जो चर्चा की है वो मैंने चर्चा की है आपकी भौगोलिक स्थिति के, जियोग्राफिकल कंडीशन की चर्चा की।
राजनीतिक स्थिति में बात करेंगे तो राजनीतिक स्थिति में वही चीज़ आ गई। तो राजनीतिक स्थिति में अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं महत्वाकांक्षी शासकों की। महत्वाकांक्षी शासक, तो मगध के जो शासक हुए महत्वाकांक्षी हुए। महत्वाकांक्षी शासक बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर? महत्वाकांक्षी शासक बोलने का मतलब ये है कि इनकी एक कूटनीति थी, डिप्लोमेसी थी इनकी, कूटनीति यूज करते थे, उपयोग करते थे। और क्या यूज करते थे, या शासक क्या चीज करता था? शासक आदेश देने का कार्य करता था, ऑर्डर देने का कार्य करता था, निर्देश देता था, डायरेक्शन देता था, और नियम और कानून बनाता था, नियम व कानून का निर्माण करता था, फॉर्मेशन ऑफ रूल एंड लॉ एंड रूल। और उसके बाद और क्या चीज करेगा, तो आपका न्यायिक जो शक्ति थी, न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर, वो भी इसके शासक के पास होता था। साथ ही साथ आपका कर का निर्धारण, टैक्सेशन का जो डिसीजन जो लेता था, लास्ट डिसीजन कि कितना टैक्स लगना, कितना टैक्स नहीं लगना है, वो भी राजा के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पर आपका फर्टाइल लैंड से ही आपका टैक्सेशन का काम हो रहा है। तो ये फायदेमंद था मगध क्षेत्र के लिए। और अन्य महाजनपद जैसे कि बात करें, जैसे कि राजस्थान में मत्स्य आपका महाजनपद था, तो वैसे उसके पास भी ये व्यवस्था नहीं थी। दूसरा चीज, यहाँ पर महत्वाकांक्षी शासक है, एक कूटनीति का प्रयोग कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरा चीज, इन महत्वाकांक्षी शासकों में एक चीज था कि ये अपने डायनेस्टी को एक्सपांस करना जानते थे। एक्सपांसन का बात है, साम्राज्य के विस्तार की बात करते हैं, साम्राज्य के विस्तार की ये बात करेंगे। जब साम्राज्य का विस्तार करेंगे, इसका मतलब इनके पास संसाधन है, रिसोर्सेस हैं बहुत सारे, और उन संसाधनों में आप जान रहे कौन कौन से संसाधन हो सकते हैं। एक, बहुत सेना विशाल है इनकी, विशाल सेना इनके पास, आर्मी जो बनी हुई है वो विशाल है। और क्या चीज़ आएगा, टैक्सेशन अच्छा से हो रहा है जिसके कारण विशाल सेना बनते जा रही है। और क्या चीज़ है, आम जनता यहाँ से सेटिस्फाई है रूलर से। तो ये सब चीज कारण आएगा मगध के उदय का। तीसरा चीज आ जाएगा, इसी राजनीतिक स्थिति में आपको याद रखना है कि मगध जो है आपका, मगध जो है बिहार क्षेत्र में आता है, बिहार राज्य में आता है। और बिहार के ही पास देखेंगे तो आपका जो राज्य आता है वो झारखंड है। और झारखंड भी तत्कालीन समय में, करंट पीरियड उस समय जब था, तो वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, फेमस फॉर एलिफेंट। हाथियों के लिए क्या था, ये प्रसिद्ध था। और हाथियों का प्रयोग ये कहाँ करते थे, सेना में करते थे। जबकि अन्य जो महाजनपद थे उनके पास हाथियों की जो आपका प्रयोग जो था उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि झारखंड में ही सबसे अधिक हाथी जो थे पाए जाते थे। अब इसमें चर्चा करें तो अगर एक सेना, अगर मगध की मेरे पास सेना है और अंग के पास या अन्य महाजनपद के पास सेना है जिसमें हाथी नहीं है, तो एक हाथी सब पे भारी वाले हिसाब चलता है, क्योंकि एक हाथी को जब छोड़ा जाएगा तो वो कम से कम 10 या 12 लोगों को एक साथ दे डूबेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना है। अब यहाँ पर चर्चा का क्या विषय है? चर्चा का विषय है कि अगर क्वेश्चन आता है मुख्य परीक्षा में तो आप लिखेंगे कैसे इस मुख्य परीक्षा में इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले पॉइंट आ जाएगा, अगर क्वेश्चन बनता है कि मगध साम्राज्य के उदय का कारण बताइए, तो आंसर कैसे आएगा? मगध साम्राज्य के उदय के निम्न कारण है, उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो भाग आ जाएगा आपका भौगोलिक स्थिति आ जाएगा, और दूसरा जो भाग आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा, राजनैतिक स्थिति। ठीक है, भौगोलिक स्थिति में 3 से 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिख सकते हैं आप, 5 नदियों से घिरा क्षेत्र, सराउंडेड बाई 5 रिवर्स, 5 पहाड़ियों से आ जाएगा यहाँ पर, 5 पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र, पहला पॉइंट यही आ जाएगा। तो इस पॉइंट में लिखना क्या है, इस पॉइंट में लिखना पड़ेगा कि मगध जो कि बिहार राज्य के अंतर्गत आता था, ऐसा क्षेत्र था जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और एक दुर्भेद किले के रूप में, फोर्टिफाइड फोर्ट के रूप में ये काम करता था, जिससे कि अन्य महाजनपद यहाँ पर आक्रमण करने के लिए या अटैक करने के लिए पहले सोचते थे, तब जाके अटैक करने का योजना बनाते थे। दूसरा पॉइंट आ जाएगा, नदियों से घिरा क्षेत्र, सराउंडेड बाई रिवर्स। तो रिवर्स में नदियों से घिरा क्षेत्र आ जाएगा। नदियों से घिरा क्षेत्र में आपको क्या लिखना पड़ेगा, यह जो क्षेत्र बिहार का क्षेत्र गंगा, सोन और गंडक नदियों का क्षेत्र था, जो कि यहाँ पर पानी की उपयुक्त मात्रा उपलब्ध थी। और ये पानी की मात्रा को या पानी को हम यूज़ करते थे किसके लिए, आपका खेती के लिए यूज़ किया जाता था, आपका फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता था, जिससे कि आपका
अत्यधिक उत्पादन होता था, सरप्लस प्रोडक्शन होता था और इसका उपयोग आम जनता भी करती थी और आम जनता ही उसी के माध्यम से जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ और कर का निर्धारण भी राजा के द्वारा किया जाता था। राजनैतिक स्थिति में आपको शासक को टारगेट करके चलना है, शासक के बारे में बताना है कि ये महत्वाकांक्षी था। उसके बाद बताना है आपको कि ये कूटनीति भी अपनाता था, साथ ही साथ इसको न्यायिक शक्ति भी, जुडिशियल पावर भी इसके पास थी। तो ये सब पावर्स रहने के कारण एक तो यहाँ पर आपको पता चला कि शासक आपका संतुष्ट करता था आम जनता को। तो ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं मगध के उत्कर्ष के। तो इस प्रकार से हम चर्चा का जो टॉपिक था मगध के उत्कर्ष के कारण में 3 से 4 पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। 5 पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र, नदियों से घिरा क्षेत्र है। लौह प्रौद्योगिकी का प्रयोग, एक और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। आयरन टेक्नोलॉजी का प्रयोग, आयरन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। आयरन टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाएगा? फार्मिंग में यूज़ किया जाएगा, हल बनाने में, फार्मिंग में, किसमें? खेती में प्रयोग किया जाएगा। खेत में क्या बनाएंगे भाई? हल उपकरण। क्या बनाया जाएगा? हल उपकरण बनाया जाएगा, इक्विपमेंट बनाया जाएगा। ठीक है, और क्या चीज़ बनाया जाएगा? सेना में प्रयोग किया जाएगा। सेना में क्या के लिए प्रयोग किया जाएगा? वेपन्स बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से ये जो आपका मगध साम्राज्य के उदय का जो मुख्य कारण है, ये जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। आगे भी ऐसे टॉपिक पे हम चर्चा करते रहेंगे। तो डेली आईएएस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप हमारे साथ, इस परिवार के साथ ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब बखैर।